हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट बहुत ही वास्ट और डायनेमिक है। और जब एक इन्वेस्टर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है तो उसे इक्विटी मार्केट से जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्टर का पता चलता है जो एक क्वालिटी और वैल्यूएबल कंपनी को समझने में मदद करते हैं। अब एक ऐसा ही फैक्टर है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिनमें कि रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आते हैं। अब किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी मोस्ट कॉमनली डेटा है जो एक इन्वेस्टर चेक करता है। और एक आम धारणा है कि अगर हाई आरओई के स्टॉक हैं तो वो अच्छे होते हैं, और जब आरओई निगेटिव हो या कम है तो उसमें जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। ये बात तो सही है कि अगर निगेटिव है और कम है तो वो स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे और उनको एक इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। जब ऐसा कहा जाता है कि हायर आरओई वाले स्टॉक अच्छे होते हैं तो बहुत कम इन्वेस्टर होते हैं जो आरओई के डेटा को सही से इंटरप्रेट करते हैं। और इसको सही इंटरप्रेट करने के लिए हमें रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई को समझना होगा। और पुअर डिसीजन लेने से बचने के लिए हमें आज के इस वीडियो में डुपॉन्ट एनालिसिस से समझेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए कंपनी के क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसको कि हम समझ के एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और रिटर्न ऑन इक्विटी को पूरा आसान से शब्दों में समझेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट करना ना भूलना। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली यह बताता है कि कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट बना रही है हर एक रुपए के पीछे जो शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। आसान से भाषा में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई कंपनी है जिसका एसेट 2 लाख रुपए का है। उस 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए कंपनी खुद ने इन्वेस्ट किया था और 50,000 रुपए उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड से उधार लिया था, प्लस 50,000 रुपए जो है कंपनी ने कर्ज लिया था। और उस टोटल 2 लाख रुपए पे कंपनी का जो नेट इनकम आ रहा है वो 30,000 रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का हिस्सा कितना है? 2 लाख में जो कर्ज से लिया गया उसमें माइनस कर दें तो 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए पे कंपनी 30,000 रुपए हर साल अर्न कर रही। तो यहाँ से जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा वो 30,000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 20% का आ जाएगा। अब 20% यह बात बता रहा है कि शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाए गए हर 100 रुपए पे कंपनी 20 रुपए अर्न कर रही है, प्रॉफिट बना रही है। अब इसको हम फर्दर डुपॉन्ट एनालिसिस से समझते हैं, तब हमें इसको और भी अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स की इक्विटी। फर्दर अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो नेट इनकम को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल एसेट से, और टोटल एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी टोटल एसेट और टोटल एसेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाई लीवरेज। अब यहाँ पे कंपनी का आरओई 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक वो रिटर्न जो कंपनी एसेट से जनरेट कर रही है, और दूसरा वो इनकम जो कंपनी बारोड करके, यानी लीवरेज जो बारोड से इनकम कर रही है वहाँ पे। यानी अगर कंपनी का लीवरेज भी ज़्यादा हो तो भी रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा आएगा, जो एक गलत डिसीजन लेने पे हमें मजबूर करेगा। तो जब रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो हमें यह बात देखनी है कि जो कंपनी का जो मोस्ट इनकम है वो एसेट से आ रहा है या कर्ज से आ रहा है। उसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर जो 2 लाख का एसेट था वो 1 लाख रुपए कंपनी के ओनर्स ने लगाया था और 1 लाख रुपए कर्ज लिया था और 30,000 रुपए की कंपनी की अर्निंग हो रही थी, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% से बढ़ के 30% हो गया। तो क्या कंपनी अच्छी हुई? नहीं, वहाँ पे लीवरेज ज़्यादा हो गया। तो हमें यह इंश्योर करना है कि जो कंपनी का नेट इनकम आ रहा है वो एसेट से ज़्यादा आ रहा है या फिर लाइबिलिटी से ज़्यादा आ रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे यूज़ करते हैं हम उसको देखते हैं। अब यह मारुति सुजुकी ऑटो इंडस्ट्री कंपनी की 3 कंपनियों को कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है मारुति सुजुकी का
13.32 का, यानी 100 रुपए पे वो 13 रुपए अर्न कर रही है। अगर हम टाटा मोटर्स का देखें तो वो निगेटिव है। तो सिंपली यह बताता है कि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव मिल रहा है टाटा मोटर्स में, तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अब उसकी वजह से देखिए इसका स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए पिछले 10 सालों में निगेटिव रहा है। तीसरी कंपनी हम आ जाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लेते हैं। अब इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी है 13%, जो कि मारुति सुजुकी के बराबर ही है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी बराबर है तो अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि जो रिटर्न आ रहा है वो कर्ज से कितना आ रहा है और एसेट से कितना आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बारोइंग्स को देखते हैं कितना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बारोइंग्स को देखें तो 64,000 करोड़ रुपए है और वहां से रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का। अब हम मारुति सुजुकी की बारोइंग्स देखते हैं, जो लीवरेज है, यहाँ पे देखें तो लगभग 180 करोड़ का बारोइंग्स है। तो यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो मारुति सुजुकी का ज़्यादा है, तो जो इन्वेस्टर होगा वो मारुति सुजुकी के शेयर को ज़्यादा प्रीफर करेगा, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को अवॉइड करेगा। उसकी वजह से अगर हम देखें तो इसका देखें तो रिटर्न जो है स्टॉक प्राइस का 15% का एनुअली रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख लें तो 5% का रहा है। तो सिंपली अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कांस्टेंट ही है पिछले लास्ट 5 सालों का देखें, और मारुति सुजुकी का देखें तो ये भी ये रिड्यूस हुआ है। पहले 15.64 था, अभी 13.32 है। तो कर्ज भी देखते हैं, कर्ज भी कम होना चाहिए जिससे कि यह बात कंफर्म हो कि कंपनी का लास्ट 5 सालों का देखें तो कर्ज जो है 2016 में 231 करोड़, 484 करोड़, 182 करोड़। कंपनी ने कर्ज कम किया है तो इसकी वजह से उसका नेट इनकम भी रिड्यूस हुआ है। तो सिंपली आप इस तरीके से करके रिटर्न ऑन इक्विटी और बारोइंग्स को देख के तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और क्वालिटी के स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।